हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें कि हमने कुछ सिद्धांतों के बारे में पहले भी पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो कौन सा सिद्धांत हम पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है। तो इसका जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले हल महोदय ने किया था। किन्होंने? हल महोदय। तो इसके प्रतिपादक थे हल। हल ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था और इन्होंने बताया कि जो एक पुनर्बलन है ये अलग अलग स्टेज पर अलग अलग अवस्था में देना की आवश्यकता होती है और अधिगम की दर जो है ये पुनर्बलन पर निर्भर करती है। कभी पुनर्बलन ज्यादा, कभी कम देना होता है। तो इन सब चीजों के बारे में इन्होंने बताया था। अधिगम में क्या है? बालक का अधिगम कैसे होता है? बालकों में अधिगम जो है पुनर्बलन के द्वारा, इनके अनुसार बालकों में अधिगम पुनर्बलन के द्वारा होता है, ये इन्होंने बताया। अब एक जो थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली को। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर क्या प्रयोग किया था कि उन्होंने पिंजरे के अंदर एक बिल्ली को रखा था और जो है बिल्ली जो है भूख के कारण कुछ क्रियाएं करती है और उसको फिर जो है पिंजरा खुलने पर भोजन प्राप्त हो जाता है। तो जो भोजन प्राप्त होना है, भोजन जो है वो भूख उसको लगी थी, इसलिए भोजन को प्राप्त करने के लिए उसे पुनर्बलन प्राप्त हो रहा था और पुनर्बलन से ही उसने अनुक्रिया की। तो इसी चीज को हल ने इस तरह से देखा, यानी थॉर्नडाइक के प्रयोग को वो अलग नजरिए से देखते हैं और वो कहते हैं कि जो कोई क्रिया करता है तो वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आवश्यकता की जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए जो है क्रिया करते हैं। तो उन्होंने इसको इस तरह से देखा और बताया कि जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो अनुक्रिया भी रुक जाती है, क्रिया करना भी जो है वो रुक जाता है। यानी अनुक्रिया क्यों हुई? अनुक्रिया आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई, अनुक्रिया की गई आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो अनुक्रिया की जाती है इनके हिसाब से आवश्यकता की पूर्ति के लिए और यह सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका जो है बहुत प्रयोग होता है किस क्षेत्र में? शिक्षा में। तो शिक्षा में इसका कैसे प्रयोग होगा और इसके अन्य नाम क्या हैं? पहले हम इसके अन्य नामों की बात करते हैं। इसके अन्य नाम, तो इसको जो है न्यूनता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और भी इसके कई सारे नाम होते हैं। प्रणोदक न्यूनता का सिद्धांत, प्रणोदक न्यूनता का सिद्धांत, क्योंकि जब एक क्रिया की जाती है और उस क्रिया से जो है आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और अगर वही क्रिया दोबारा करनी पड़े तो कम समय में की जाएगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं तो एक प्रयोग किया था, एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग क्या किया कि एक बच्ची को जो है उन्होंने टॉफी ढूंढने के लिए कहा और बताया कि पुस्तकालय में किसी पुस्तक के अंदर, किसी बुक में जो है टॉफी रखी हुई है। तो उस समय उसको बहुत ज्यादा कुछ समय लगे, 200-300 सेकंड जो है लगे पहली बार उसको टॉफी प्राप्त करने में। दूसरी बार उसको प्राप्त करने में 80-90 सेकंड लगे और उसने वो टॉफी प्राप्त कर ली। ऐसे ऐसे क्रिया करते हुए उसको फिर वो समय बहुत कम होकर के 10 या 20 सेकंड रह गया। यानी कि अगर आप किसी क्रिया को बार बार करेंगे तो प्रणोदक न्यूनता जो है आती जाएगी और वो कम समय में प्राप्त कर लेंगे। दूसरा इसका होता है, इसको परिष्कृत सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या? परिष्कृत सिद्धांत। और भी इसके नाम, इसी को कहा जाता है यथार्थता का सिद्धांत, यथार्थता का सिद्धांत। और क्या कहा जाता है? इसी को गणितीय नियमन का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहां लिख देता हूं मैं, गणितीय नियमन का सिद्धांत, गणितीय नियमन का सिद्धांत। और इसको सहचारी
सहचारी का सिद्धांत भी कहा जाता है, सहचारी का सिद्धांत। साथ ही क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, क्या? क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत ये भी माना जाता है, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। तो इसके कई सारे जो है नाम होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या शिक्षा में क्या महत्व है, पुनर्बलन का एजुकेशन की फील्ड में क्या महत्व है, रीइंफोर्समेंट क्यों जरूरी होता है। अब पुनर्बलन जब दिया जाता है, प्रारंभ में पुनर्बलन ज्यादा, फिर बाद में कम, और फिर उसके बाद फिर दोबारा जो है ज्यादा पुनर्बलन देने की आवश्यकता हो सकती है। तो शिक्षा में इसका क्या महत्व है, शिक्षा में महत्व, शिक्षा में महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन के फील्ड में। तो इसके कई सारे जो है महत्व शिक्षा में माने जाते हैं। बालक की अभिप्रेरणा पर बल देता है, यह बालक की अभिप्रेरणा पर बल देता है, यानी मोटिवेट करने पर बल देता है। तो इसका जो मेन फोकस है कि क्या रहता है कि बालक को मोटिवेट किया जाए, सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाए, ठीक। तो इस सिद्धांत में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आवश्यकता की कमी पूर्ति का सिद्धांत कहलाता है। तो इसी से निकल के आता है कि बालक को अगर कुछ शिक्षा देनी है तो वो उसकी आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, इसी प्रकार उसका पाठ्यक्रम भी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। तो अगर कैसा पाठ्यक्रम हो, पाठ्यक्रम आवश्यकता पूर्ति के अनुसार, आवश्यकता पूर्ति के अनुसार अगर ऐसा करिकुलम निर्धारित किया जाएगा जिससे कि बालक की आवश्यकता पूर्ति होती हो, तो वो उसको पढ़ने में रुचि लेगा, इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बालक की आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए ताकि वो अधिगम करने के लिए प्रेरित हो सके, ठीक है। तो आवश्यकता पूर्ति वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए, सॉरी। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखा जाए, बालक की क्रिया, बालक की क्रिया व अनुक्रिया, बालक की अनुक्रिया, बालक की अनुक्रिया क्या होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता के अनुसार व आवश्यकता के मध्य संबंध होना चाहिए, आवश्यकता के मध्य संबंध होना चाहिए, आवश्यकता के मध्य संबंध होना चाहिए, ठीक। तो अगर ये चीजें होंगी तो बालक जो है अपनी उस शिक्षा में फोकस कर पाएगा और उसको अभिप्रेरणा मिलेगी सीखने की, ठीक है। तो इसीलिए पुनर्बलन का सिद्धांत काफी जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसके जनक कौन थे, हल। और पुनर्बलन के सिद्धांत को जो है स्किनर भी काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। स्किनर जो है इसको अच्छा और श्रेष्ठ सिद्धांत बताते हैं, ठीक है, अच्छा एवं सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताते हैं जो कि आवश्यकता पूर्ति करे, शिक्षण में अधिगम के लिए आवश्यकता पूर्ति के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताते हैं स्किनर, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, समझ आ रहा है, ठीक। तो अगला हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। तो अगला है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसको इनसाइट थ्योरी भी बोला जाता है, क्या, इनसाइट, और कोहलर थ्योरी भी बोला जाता है, इनसाइट थ्योरी। तो इनसाइट थ्योरी में क्या होता है कि हम सीखते कैसे हैं, तो व्यक्ति जो है किसी कार्य को या तो करके सीखता है, ठीक है, या तो आप किसी काम को करके सीखोगे, या कुछ कार्य को आपने दूसरों को करते देखा तो उन्हें देख करके सीखोगे। परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम बिना बताए भी या सीख जाते हैं, तो इन्हीं को इनसाइट यानी सूझ, अंतर्दृष्टि कहते हैं। तो इन अंतर्दृष्टि कहाँ आती है, बिना बताए भी कुछ काम करना जो सीख जाते हैं। तो बालक द्वारा बिना सिखाए कुछ कार्य सीख जाना, बालक को बिना सिखाए कुछ कार्यों का सीख जाने या करने की, कुछ कार्यों को करने की समझ आना, कार्यों को करने की समझ का विकास क्या कहलाता है, सूझ। ये सूझ यानी इनसाइट या अंतर्दृष्टि क्या कहलाता है, अंतर्दृष्टि कहलाता है। तो अंतर्दृष्टि क्या होती है,
समझ गए? अंतर्दृष्टि होती है जब हमें कुछ कामों को करने की खुद से समझ आ जाती है, तो खुद से समझ डेवलप हो जाती है तो उसे हम इनसाइट कहते हैं। किसी प्रॉब्लम का खुद से सॉल्यूशन निकाल लेना। जैसे गुड़ के अनुसार गुड़ कहते हैं सूझ क्या है? सूझ वास्तविक स्थिति, सूझ जो है वो वास्तविक स्थिति एवं आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान। वास्तविक स्थिति कौमा आकस्मिक व तात्कालिक ज्ञान। वास्तविक स्थिति का आकस्मिक व तात्कालिक ज्ञान है। तो कोई प्रॉब्लम थी, कोई अभी रियल टाइम कोई सिचुएशन थी, उसका आपको नॉलेज हो जाना, अचानक से उसका कोई सॉल्यूशन मिल जाना या उससे संबंधित कोई विचार आना, वही क्या है? इंसाइट है, वही सूझ कहलाता है, अंतर्दृष्टि कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके प्रतिपादक कौन है अंतर्सूझ के? मैंने शुरू में ही नाम बताया कोहलर का, यानी जो गेस्टाल्टवादी हैं। कौन? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो इसलिए जो गेस्टाल्टवादी हैं, कोहलर, वर्दीमर, कोफका आदि इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, गेस्टाल्टवादी। तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी दिया है, तो ये सारे गेस्टाल्टवादी हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट में, तो ये याद रखेंगे। अब बात आती है कि इसमें जो कोहलर ने प्रयोग किया था, जो कि एक चिंपैंजी यानी बंदर पर प्रयोग किए थे, तो वो क्या था? तो कोहलर का प्रयोग समझेंगे। देखो ध्यान से, कोहलर का प्रयोग। कोहलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि कोहलर ने जो कि जर्मन के गेस्टाल्टवादी माने जाते हैं, इन्होंने एक बंदर सुल्तान, जिसका चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान पर एक्सपेरिमेंट किया। सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया। उस पिंजरे में बंद करने के बाद इन्होंने दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट आपको अलग अलग बुक्स में मिलेंगे। एक, जब पिंजरे के बाहर केले रखे और छड़ी से उन्हें खींचने के लिए, छड़ी को जोड़ करके खींचने के लिए। दूसरा, ऊपर लटका दिए और बॉक्स पर बॉक्स रख के वो उन्हें प्राप्त करता है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में कुछ बॉक्स रख दिए पिंजरे के अंदर और छत से केले लटका दिए। तो छत पर केले थे, छत से केले लटका दिए पहले में, दूसरे में बाहर रखे थे। तो और क्या किया, कुछ बॉक्स थे, ठीक है, कुछ बॉक्स थे, तो बॉक्स को रख करके, एक के ऊपर एक रख करके क्या करेगा, बंदर केले प्राप्त करेगा। तो इसमें शुरू में उसको काफी समय लगता है, फिर उसकी जब वो हाथ रख के बैठ जाता है तो उसको एक आइडिया आता है कि इन बॉक्सों को, पहले वो एक बॉक्स के ऊपर से उछाल मारता है, नहीं पहुंच पाता, फिर दो बॉक्सों को ऊपर रखने का आइडिया आता है, तो धीरे धीरे उन बॉक्सों को जोड़ करके वो केले प्राप्त कर लेता है। उन दोनों बॉक्सों को, तीनों बॉक्सों को ऊपर रख लेता है और इस तरह से क्या हो जाता है, उसे प्राप्ति हो जाती है। तो इसी को कोई समस्या का समाधान करने के लिए, जो प्रॉब्लम थी कि उसको भूख लग रही थी, उस समस्या का समाधान करने के लिए उसने अपने इनसाइट का यूज किया और यूज करके उसका सॉल्यूशन निकाला। तो इसी में बाहर से भी वो छड़ी को जोड़ करके केले को खींच लेता है, तो सेम ही स्टोरी है, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है इस बात से। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो प्रयोग किया कोहलर ने और इससे ये हल निकाला कि हम जब किसी समस्या पे होते हैं, कोई समस्या हमारे सामने होती है, तो उसके समाधान और समस्या और समाधान का संबंध बनाने में क्या हमारी समझ यानी सूझ, इनसाइट, जो भी एक ही नाम है, अंतर्दृष्टि काम करती है। तो इनके बीच में संबंध बनाती है। एक प्रॉब्लम, जैसे कोरोना अब प्रॉब्लम है और इसके कुछ ना कुछ जो वैक्सीन है वो बनाई जाएगी, वो समाधान है। बट इस वैक्सीन कैसे बनाई जाए, इसके लिए जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने इनसाइट का, अपने नॉलेज का प्रयोग करेंगे और उस नॉलेज के और इनका जब संबंध बन जाएगा तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए इस तरह के जो वो प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, समझ गए? अब आते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं।
विशेषताएं। तो इसकी क्या विशेषता है? ये एक संज्ञानात्मक, सीखने की कैसी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक, सीखने की संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सीखने की प्रक्रिया कैसी है? संज्ञानात्मक। ठीक है, नॉलेज का यूज किया जाता है, तो एक ज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है, तो अपने पूर्व ज्ञान का या जो भी ज्ञान है उसका प्रयोग करके नया कुछ किया, या जो भी समस्या थी उसका समाधान किया और फिर कुछ सीखा, तो सीखने की प्रक्रिया हुई संज्ञानात्मक। सीखने की प्रकृति कैसी प्रकृति है? सीखने की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लर्निंग कैसी है? स्थायी। ऐसे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कैसा होगा? स्थायी। अगली बार उसको वो एक नॉलेज की तरह यूज कर पाएगा। अभी तो प्रयोग किया उसने, रखा एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखा और फिर क्या हुआ कि अब उससे चढ़ करके केले प्राप्त कर दिए, अब उसको ये नॉलेज भी तो मिल गई। अब ये नॉलेज मिलने से क्या होगा कि वो अगली बार ऐसी समस्या में होगा तो तुरंत उठा करके रख देगा। तुरंत उठा के रखने से क्या होगा कि उसको नॉलेज थी, स्थायी ज्ञान हो गया था, पहली बार के उससे उसको स्थायी ज्ञान हो गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या अनिवार्य है? सीखने के लिए क्या अनिवार्य है? समस्या का होना। इसमें सीखने के लिए समस्या का होना अनिवार्य है। तो समस्या ही नहीं होगी तो समाधान कैसे ढूंढे जाएंगे? और समाधान तभी ढूंढे जाएंगे जब समस्या होगी। तो समस्या के होने के लिए, अब कोरोना की प्रॉब्लम है तो ही समाधान ढूंढे जाएंगे, और नहीं होती तो क्या हम कोरोना का समाधान ढूंढ रहे होते? नहीं ढूंढ रहे होते। सिंपल सी बात है। ठीक है, और सूझ के लिए समस्या का होना और परिस्थिति का होना आवश्यक है। क्लियर? इससे क्या हुआ कि एक हमारे पास एक लक्ष्य आ गया, एक टारगेट आ गया। उस लक्ष्य और समाधान के बीच, लक्ष्य और समाधान के मध्य कौन है? आपकी सूझ है, इनसाइट है। तो हमेशा एक टारगेट, जो समस्या आप सॉल्व करना चाहते हैं, उसका जो सॉल्यूशन होगा उसके बीच में आपका इनसाइट वर्क करता है। ठीक है, यही बात है। तो इसके लिए क्या होता है, आप खुद से सोचते हैं और खुद से और आप अपना दिमाग लगाते हैं, तो यानी स्वतः मानसिक चिंतन होता है। इसमें क्या होता है? स्वतः मानसिक चिंतन। समस्या समाधान के लिए क्या होता है? स्वतः मानसिक चिंतन होता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। और ये इससे क्या होता है? समस्या समाधान की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता विकसित होती है, योग्यता विकसित होती है। ठीक है, तो समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। क्लियर? तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें भी माना जाता है। ठीक, अब शिक्षा में इसका क्या महत्व है? एक एजुकेशन के फील्ड में जो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? शिक्षा में महत्व, शिक्षा में इसका क्या महत्व है? ये एक रचनात्मक कार्यों के लिए, कोई नई प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी और उस क्रिएटिविटी के कारण सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो इसलिए रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। क्या है? रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी, रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी। ठीक, और इसमें हमें नई समस्या पर विचार करना पड़ेगा, तर्क रखने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, दोनों काम करते हैं। इमेजिनेशन भी आपको करनी है, तर्क सोच विचार भी करना है। तो इससे क्या होगा? आपकी तर्क चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो शिक्षा में क्या होगा? इसलिए शिक्षा में उपयोगी है कल्पना शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास करती है ये विधि। ठीक है, अब हमें कहीं प्रॉब्लम दे करके उसका सॉल्यूशन निकलवाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। यानी इस तरह हम किन विषयों में इसको प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से विषय के लिए उपयोगी है, किन किन विषयों में उपयोगी है? तो यह जो है गणित में आप समस्या समाधान के लिए सोच सकते हैं। विज्ञान, कला, संगीत, कला में कुछ नई चीजें क्रिएट करने के लिए, नई ड्राइंग्स बनाने के लिए, नया म्यूजिक क्रिएट करने के लिए। संगीत या कोई साहित्य, कोई रचना, कहानी, कुछ कविता नहीं लिखनी हो
साहित्य में उपयोगी, साहित्य के शिक्षण में उपयोगी, साहित्य के शिक्षण में उपयोगी। तो इन सब की पढ़ाई और इन सब के प्रयोग में ये विधि उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, तो इन सब क्षेत्रों के लिए इसीलिए इसका टीचिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और क्या होता है, ये बालकों को प्रेरित करती है समस्या समाधान के लिए, बालकों को समस्या समाधान के लिए प्रेरित करती है। तो इसीलिए शिक्षा में महत्व है, बालकों को समस्या समाधान के लिए प्रेरित करती है, प्रेरित करती है। ठीक, अब इसके क्या क्या अन्य नाम हैं वो देखो, इसके क्या क्या अन्य नाम हैं, अन्य नाम। तो देखिए अन्य नामों में क्या है, एक इसको कहा जाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वो तो मैंने लिखा हुआ है, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या कोहलर का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। अवयववादी, कौन सा, अवयववादी, अवयववादी का सिद्धांत। और पूर्णाकार, ये समस्या को पूर्ण रूप में देख करके समाधान करने के तरफ प्रेरित करता है, पूर्ण समस्या को देख करके, इसलिए इसको पूर्णाकार जो है भी कहा जाता है, पूर्णाकार का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, इसलिए गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। ठीक है, गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, इसलिए गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, क्योंकि ये अचानक से, इंस्टेंट, आकस्मिक, तो आकस्मिक या तात्कालिक, तात्कालिक समाधान करता है, इसलिए तात्कालिकता का सिद्धांत भी कहते हैं, तात्कालिकता का सिद्धांत। और क्या कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये संपूर्ण सॉल्यूशन, पूरे उसको, तो संपूर्णवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या, संपूर्णवाद, संपूर्णवाद का सिद्धांत। और सूझ का सिद्धांत तो कहते ही हैं इसको, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत। कोहलर का सिद्धांत भी कहते हैं, कोहलर का सिद्धांत, क्योंकि कोहलर भी उनमें से एक थे जिन्होंने ये दिए हैं, कोहलर का सिद्धांत। जैसे सबसे पहले इस पर प्रयोग वर्दीमर ने किए थे 1911 में, वर्दीमर थे 1911 में जो सबसे पहले इस चीज पर प्रयोग कर रहे थे, ये याद रखना। समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, समग्रवाद, समग्रवाद का सिद्धांत। ठीक है, इसको समग्रवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक स्थिति का सिद्धांत, गुड ने क्या कहा था, गुड ने कहा था वास्तविक स्थिति से अवगत कराता है, तो इसलिए वास्तविक स्थिति का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कितने सारे नाम हो गए। ठीक है, तो इसलिए ये जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब इसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती हैं, पुनर्बलन के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती हैं जो इस सिद्धांत से जुड़ी हैं। एक तो समस्या समाधान विधि, सबसे पहले तो वही आती है, शिक्षण विधि, शिक्षण विधि, नोट करते रहा करें, समझते रहा करें। पहली है समस्या समाधान विधि, कौन सी है, समस्या समाधान विधि। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और आप इसको एक सॉल्यूशन, पहले आपके पास कोई समस्या होती है, फिर अपने सूझ का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। और क्योंकि नई समस्या होती है इसलिए हम इसको खोज विधि भी कह सकते हैं, ह्यूरिस्टिक। ठीक है, खोज विधि, अवलोकन विधि भी कहा जा सकता है। इसमें प्रयोग होने वाली कौन सी हो सकती है, अवलोकन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। पहले समस्या का पूरी तरह अवलोकन किया जाए तब उसका समाधान ढूंढा जाए। या विश्लेषण विधि भी हम इसको कह सकते हैं, इसमें जो है प्रयोग कर सकते हैं विश्लेषण विधि। तो ये सारी विधियां जो हैं किसके लिए, सूझ या अंतर्दृष्टि के लिए प्रयोग की जाती हैं। और ये कैसी है, किस सूत्र पे काम करती है, पूर्ण समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। और इसलिए इसका जो सूत्र है, शिक्षण सूत्र, कौन सा शिक्षण सूत्र माना गया है, कौन सा फॉर्मूला है, वो है पूर्ण से, कंप्लीट टू पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, कंप्लीट टू पार्शियल, पूर्ण से अंश की ओर। इसका शिक्षण सूत्र क्या माना गया है, पूर्ण से अंश की ओर। तो हमने पुनर्बलन
का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी इनसाइड थ्योरी, दोनों थ्योरी कंप्लीटली पढ़ ली। अगले वीडियोस में भी हम अधिगम के कुछ और सिद्धांत पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।